गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम अपना 6 चैप्टर उत्तक पढ़ने जा रहे हैं। अब तक हमने पढ़ा है कि जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जीवों के अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं के साथ में जुड़कर अंग बनाने तक की प्रोसेस में, अंग बनाने तक की प्रक्रिया के अंदर ये सबसे पहले जिस संरचना का निर्माण करते हैं उसे उत्तक कहते हैं। एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई संरचना को उत्तक कहा जाता है, यानी कि एक या एक से अधिक समान प्रकार की जो कोशिकाएं हैं उनसे मिलकर बनी हुई संरचना को उत्तक कहा जाता है। जीवों में उत्तक विभिन्न प्रकार के होते हैं। जितने प्रकार के अंग जीवों में पाए जाते हैं उतने ही प्रकार के उत्तक भी जीवों के अंदर विद्यमान रहते हैं। पादपों के अंदर उत्तक जितने प्रकार के पाए जाते हैं उनमें सबसे पहले आते हैं विभज्योतक। क्योंकि जीव, जंतु और पादप दो प्रकार में वर्गीकृत किए गए हैं, तो दोनों ही प्रकारों में अंग और अंग तंत्र अलग अलग हैं। तो उन्हीं के आधार पर हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। वैसे ही उत्तक भी दो प्रकार के होते हैं, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। तो पादप उत्तक में सबसे पहले हम पढ़ते हैं विभज्योतक। नाम से पता चल रहा है विभाजनशील उत्तक, विभज्योतक। ऐसी कोशिकाएं जो निरंतर विभाजनशील रहती हैं वो मिलकर के जो उत्तक बनाती हैं उन्हें हम विभज्योतक कहते हैं। या फिर ऐसे उत्तक जिनकी कोशिकाएं निरंतर विभाजनशील रहती हैं उन्हें हम विभज्योतक कहते हैं। तो विभज्योतक ऐसे अंगों में पाए जाते हैं जिनकी वृद्धि निरंतर होती रहती है। पादपों की बात हो रही है यहाँ पर। हमने जंतु उत्तक बाद में पढ़ने हैं, पहले हम पादप उत्तकों के बारे में बात कर रहे हैं। विभज्योतक हमेशा पादप के शीर्षस्थ भागों में पाया जाता है, जैसे जड़ के अग्रभाग पर या फिर टहनियों के अग्रभागों पर, पुष्पों में पाया जाता है, पत्तियों के अग्रभागों पर। जिन पादप अंगों में निरंतर वृद्धि हो रही है, जो अंग निरंतर बढ़ रहे हैं, उनकी बिल्कुल अगले सिरे पर विभज्योतक पाए जाते हैं। वहाँ की कोशिकाएं निरंतर विभाजनशील रहती हैं, इसलिए वहाँ पर विभज्योतक पाए जाते हैं। जो कोशिकाएं निरंतर विभाजनशील हैं उनसे मिलकर बने हुए उत्तक विभज्योतक कहलाते हैं। इस संरचना में आपको पौधे के अंदर विभज्योतक की स्थिति दर्शाई गई है, जिसमें शीर्ष की ओर शीर्षस्थ विभज्योतक यानी कि जो पादप के शीर्ष की वृद्धि करता है, पादप की लंबाई में निरंतर वृद्धि हो रही है। अंतर्विष्ट विभज्योतक यानी कि जो पादप की आंतरिक अंगों की लंबाई में वृद्धि करता है। और पार्श्वीय विभज्योतक यानी कि जो पादप के पार्श्वीय टहनियों की, कक्षस्थ टहनियों की वृद्धि में सहायक होता है, उसे पार्श्वीय विभज्योतक कहा जाता है। इसी प्रकार पादपों के अंदर दूसरे प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, स्थायी उत्तक। विभज्योतक से बनी कोशिकाएं जो विशिष्ट कार्य करती हैं और धीरे धीरे अपने विभाजित होने की अवस्था को खो देती हैं। यानी कि एक बार जब इस शीर्षस्थ विभज्योतक या अंतर्विष्ट विभज्योतक की कोशिकाएं वृद्धि करना बंद कर दें, इनका कार्य संपूर्ण होने पर ये अपना विभाजनशीलता का जो गुण है वो खो देती हैं, तो उसे हम स्थायी उत्तक कहते हैं। तो ऐसे उत्तक जिनकी कोशिकाएं विभाजित हो सकने की शक्ति को खो देती हैं उन्हें हम स्थायी उत्तक कहते हैं। स्थायी उत्तक अनेक प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहले सरल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक
आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं। ऊतक की ऐसी कोशिकाएं और उनकी कुछ परतें जो ऊतक की आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं उन्हें पैरेन्काइमा ऊतक या सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। यहाँ की कोशिकाएं सरल होती हैं और ये जीवित होती हैं, लेकिन ये बंधन से मुक्त होती हैं। इन कोशिकाओं के बीच में बहुत सारा रिक्त स्थान पाया जाता है और ये पादप को भोजन भंडारण में सहायता करती हैं। ये पादप के लिए पोषण अंगों का कार्य करती हैं। इनमें विभाजनशीलता का गुण खोने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि ये दृढ़ कोशिका भित्ति युक्त बन जाती हैं। इन कोशिकाओं के अंदर कोशिका भित्ति बहुत ज़्यादा सख्त होती है, जो कि कोशिका भित्ति को यानी कि कोशिकाओं की बाहरी परत को सीमेंट जैसा मजबूत बना देती है और ये इतनी मोटी हो जाती है कोशिका भित्ति कि ये आगे विभाजित नहीं हो सकती। और ऐसे कोशिकाएं या ऐसे सरल ऊतक यानी कि पैरेन्काइमा ऊतक जिनके अंदर हरित लवक पाया जाता है यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता है, उन्हें हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। ऐसे पैरेन्काइमा ऊतक जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है उन्हें हम पैरेन्काइमा से क्लोरेन्काइमा में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये हरित ऊतक कहलाते हैं। इन ऊतकों का रंग हरा हो जाता है। तो स्थायी ऊतक दो प्रकार के हैं, पहला पैरेन्काइमा और दूसरा क्लोरेन्काइमा। और कुछ पादपों में उनके छिलके बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, जैसे आपने नारियल का छिलका देखा होगा। उनके अंदर जो कोशिकाएं और ऊतक पाए जाते हैं उनकी कोशिका भित्ति बहुत ज़्यादा दृढ़ होती है, बहुत ज़्यादा सख्त कोशिका भित्ति होती है और इस सख्त कोशिका भित्ति युक्त सरल स्थायी ऊतकों को हम स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं। ये जो आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, इस स्क्लेरेन्काइमा के अंदर कोशिका भित्ति बहुत ज़्यादा मोटी होती है और इसके अंदर हरित लवक का अभाव होता है, इसलिए ये क्लोरेन्काइमा से और पैरेन्काइमा से अलग होता है। सरल स्थायी ऊतकों के पश्चात बारी आती है जटिल स्थायी ऊतकों की। सरल स्थायी ऊतकों की कोशिकाएं धीरे धीरे अपने विभाजन का जो गुण है, अपने विभाजित हो सकने का जो गुण है उसे खो देती हैं। लेकिन जटिल स्थायी ऊतकों के अंदर कोशिकाएं साथ में मिलकर के केवल एक ही प्रकार के कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाती हैं। जैसे संवहन ऊतक पादपों के अंदर जाइलम और फ्लोएम जो हैं वो जटिल स्थायी ऊतकों से मिलकर बने होते हैं। वहाँ की कोशिकाएं अपनी विभाजन की क्षमता को नष्ट करके केवल एक ही प्रकार के कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाती हैं, केवल एक ही प्रकार का कार्य करती हैं और उनके उस कार्य को दृढ़ता से सुचारू रखने के लिए वो अपने विभाजन के गुण का कभी भी प्रयोग नहीं करती, वो अपने विभाजन के गुण को हमेशा के लिए नष्ट कर देती हैं। तो इन कोशिकाओं से मिलकर बने ऊतक जो हैं वो जटिल स्थायी ऊतक कहलाते हैं। जटिल स्थायी ऊतकों के उदाहरण यदि हम देखें तो इसमें फ्लोएम और जाइलम मुख्य हैं, जो कि पादपों के अंदर जल और खनिज लवणों तथा खाद्य पदार्थों के संवहन का परिवहन का कार्य करते हैं और ये जटिल ऊतकों से बनी हुई संरचनाएं होती हैं। ये थे हमारे पादप ऊतक। आई होप यहाँ तक का लेसन आपको समझ में आया होगा।
कल हम जंतु ऊतकों के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपको यहाँ तक के लेसन में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपकी क्वायरीज़ हैं, आपको किसी भी बात की शंका है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट।